आपके सामने मैं एक चित्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये चित्र है श्री उपेंद्र नाथ अश्क का, जो कि एक बहुत बड़े रचनाकार साहित्यकार हिंदी के रहे हैं और हिंदी के साहित्य को इन्होंने एक दिया है। तो हम आज इन रचनाकार की एक रचना कि साहब को जुकाम है एकांकी के रूप में उसका अध्ययन करेंगे। और चूँकि ये इतने बड़े रचनाकार हैं और उनकी एकांकी को हम जान रहे हैं, जानना चाहते हैं, पढ़ रहे हैं उनकी रचना को, तो हमें ये भी देखना होगा कि इस व्यक्ति के व्यक्तित्व में ऐसी कौन सी बात रही है, इस व्यक्ति ने ऐसे कौन से कार्य कर दिए जिनके लिए हम आज भी इनको याद करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनकी जन्म और मृत्यु की बात, अर्थात इनका देहावसान कब हुआ। ये आज़ादी से पहले जन्मे, सन 1910 में इनकी जो है जन्म हुआ, जो दिसंबर महीने में 14 तारीख को हुआ। लाहौर आप जानते हैं, जलंधर आप जानते हैं कि पंजाब में है, और पंजाब में इनकी पैदाइश हुई। और इनके पिताजी का नाम जो है माधोराम था, जो कि इनकी 3 वर्ष की आयु होते होते स्वर्गवास उनका हो गया था। और ये एक सारस्वत ब्राह्मणों के वंश में पैदा हुए। तो इस प्रकार से इनकी जो है वंशमाला, इनका जन्म, इनके पिताजी का नाम हमने पता किया। और अब ये कहाँ रहे, कैसे रहे, इनके पिताजी क्या करते थे, वो हमारी चर्चा से यहाँ बाहर रहेगा, क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी चर्चा करना हमारे लिए उचित नहीं होगा। हमें इनके व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा सा जानना है कि अश्क जी ने काफ़ी प्रारंभिक जीवन जो था वो काफ़ी संघर्ष में बताया और काफ़ी गरीबी का जीवन इनका रहा। लेकिन 1932 में ये मुंशी प्रेमचंद जी से मिले। 32 में प्रेमचंद जी से मिलने से पहले ये उर्दू में लिखा करते थे। लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी ने इनको राय दी कि आप हिंदी में लिखिए, और तब से इन्होंने हिंदी में लिखना प्रारंभ किया। इससे पहले इनकी पढ़ाई लिखाई कैसे हुई, क्या हुई, इन्होंने मैट्रिक की, मैट्रिक के बाद इन्होंने इंटर किया, और इंटर के बाद इन्होंने बीए कर लिया, और बीए के बाद इन्होंने नौकरी भी ज्वाइन कर ली और एक दूसरी जगह जाके काम भी किया। अध्यापक की नौकरी उसी स्कूल में कर ली जिसमें कि इन्होंने पढ़ाई की थी। तो ये तो हुआ इनका। और इसके बाद एक बार ये पढ़ाई वढ़ाई छोड़ करके, ये नौकरी छोड़ करके ये वापस जो है विधि के विद्यार्थी बने और विधि स्नातक भी हुए। तो इस तरह से इन्होंने बहुत से कार्य अपने जीवन में किए। जैसे अध्यापक ये रहे, घूमने फिरने वाले व्यक्ति ये रहे, संपादन का कार्य इन्होंने किया, बहुत से पत्रिकाओं में, पत्रों में इनका संपादन का कार्य रहा, और बहुत जगह घूमे। उन सब का वर्णन करना तो यहाँ संभव नहीं है। तो शुरुआत इन्होंने उर्दू से की थी, और उर्दू के बाद प्रेमचंद जी के संपर्क में आए, जिससे ये जो है हिंदी में लिखने लगे। और बम्बई में प्रवास के दौरान, बम्बई भी रहे ये, इन्होंने 3 हिंदी फिल्मों में भी काम किया, परंतु फिल्मों में काम करना प्रेमचंद जी की तरह इनको भी रास नहीं आया। 1996 में हम जानते हैं कि अश्क जी का देहावसान हो गया था। लेकिन उससे पूर्व 1972 में इनको एक पुरस्कार प्राप्त हुआ था, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। आज तो आप परिचित नहीं हो, लेकिन एक समय था जब हम बच्चे हुआ करते थे तो कुछ पत्रिकाएं निकला करती थी सोवियत संघ रूस से, जो भारत में बहुत कम कीमत पे और उपलब्ध करवाई जाती थी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती थी, क्योंकि सोवियत संस्कृति का प्रचार वो करना चाहते थे। तो वो आया करती थी, वो ही जो है पुरस्कारों का घोषणा करते थे। काफ़ी सम्मानित पुरस्कार ये हुआ करते थे। तो 1933 में इन्होंने जो है बीए पास करते ही जो है ये अध्यापक हो गए थे, लेकिन 1933 में उसे भी छोड़ दिया था।
और 1934 में ये सब कुछ छोड़ करके कॉलेज शिक्षा में इन्होंने प्रवेश ले लिया था और 1936 में इन्होंने विधि स्नातक की डिग्री जो है वो ले ली थी। और यहीं से आकर के उन्होंने एक प्रारंभ किया। हालांकि उससे पहले इनका विवाह हो गया था, 1932 के आसपास इनका प्रथम विवाह हुआ था और उसके बाद 1936 के आसपास इनकी पहली पत्नी का निधन हो गया था। हालांकि मैं सन वगैरह पूरा ध्यान नहीं आ रहा है मेरे को, लेकिन उनकी मृत्यु या उनका देहावसान जो है वो जल्दी ही हो गया और वो बिना पत्नी के हो गए थे। लेकिन 1941 में अश्क जी ने कौशल्या नाम की एक महिला से दूसरा विवाह कर लिया और 1947 से 48 में ये पूरी काफ़ी अस्वस्थ रहे। लेकिन इन संघर्ष के वर्षों में इनकी पत्नी ने इनका काफ़ी ध्यान रखा, यहाँ तक कि यक्ष्मा की चपेट में आते आते भी बचे। तो दोनों ही दृष्टियों से जिस व्यक्तित्व में इनके जो है पत्नी का भी काफ़ी हाथ रहा। इन्होंने अपने जो रचना संसार था उसमें कहानियाँ लिखी, उपन्यास लिखे, निबंध लिखे, लेख लिखे, संस्मरण लिखे, आलोचना लिखी, नाटक लिखे, एकांकी लिखी, कविता लिखी। शायद साहित्य की ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जिसको इन्होंने छुआ नहीं हो। अब क्या हुआ कि 1941 में अमृतसर के निकट प्रीति नगर में 2 साल रहे, जिसमें इन्होंने उर्दू पत्रिका प्रीत लारी का संपादन किया और यहाँ इन्होंने भारतीय रेडियो, अखिल भारतीय रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो में नाटककार और हिंदी सलाहकार के रूप में भी काम किया। यहीं ये काफ़ी जो लेखक थे उनके संपर्क में आए, जैसे सादन हसन मंटो और राजेंद्र सिंह बेदी, रशीद, कृष्ण चंदर, मिराजी, ख्वाजा अहमद अब्बास इत्यादि जो बड़े बड़े उस समय के लेखक थे उनके संपर्क में आए। और दिल्ली में आने पर ये जो है बहुत से साहित्यकार अगाया, शिवदान सिंह चौहान, जैनेन्द्र कुमार, बनारसी दास, विष्णु प्रभाकर, गिरिजा कुमार माथुर इत्यादि के संपर्क में भी ये आए। और 1941 में अश्क जी अपनी पत्नी से अलग हो गए और इनकी जो कौशल्या देवी से इन्होंने शादी के लिए अलग कैसे हुए, वो शादी के बाद पत्नी की मृत्यु होने के बाद। अब आते हैं इनका रचना संसार। हमने ऊपर देखा कि इन्होंने बहुत से उपन्यास लिखे, कहानियाँ लिखी, कविताएं लिखी, ऐसी कोई विधा नहीं जिसको इन्होंने छुआ नहीं हो। संघर्ष करते करते इन्होंने कहानियाँ लिखी, उपन्यास लिखे, तो आप देखिए वो संघर्ष इनकी कहानियों में निश्चित ही मिल जाता है। तो इनके बहुत से एकांकी संग्रह भी प्रभावित, लेकिन वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। अब इनका अनुभव और जो था काफ़ी लंबा चौड़ा था और इनमें पश्चिमी जो साहित्यकार थे उनका काफ़ी प्रभाव नज़र आता है। स्थानीयता के प्रति जो आग्रह है वो अनुभूति की वास्तविकता एवं वातावरण की यथार्थ सृष्टि है वह भी, तथा सांकेतिक प्रतीकों का भरमार प्रयोग, ये जो है ये सारा का सारा पश्चिमी लेखकों का प्रभाव है, पश्चिमी साहित्यकारों का प्रभाव इन पर दिखाई देता है। लेकिन इसके बावजूद इनकी एकांकियों में जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इनकी एकांकियाँ इतना सब कुछ होने के बाद भी सामाजिक एवं पारिवारिक जनजीवन और संबंधों से जुड़ी हुई है और जो सामान्य जनजीवन है उस जनजीवन से भी जुड़ी हुई ये दिखाई देती है। इनमें क्या विशेषताएं दिखती है इनकी एकांकियों में, इनके नाटकों में, इनकी कहानियों में, वो हम बता सकते हैं कि उस समय के जनजीवन में जो रूढ़ियाँ व्याप्त थी, जो आडंबर फैले हुए थे, जो जड़ता समाज में फैली हुई थी और इसके साथ साथ मानसिक भावों का सूक्ष्म विश्लेषण जो है इनके रचना संसार में हमको मिलता है, जिनमें कि इसमें एकांकियों में जो है द्वंद्व भी हमको स्पष्ट दिखाई दे जाता है। और ये होने के कारण इनके संप्रेषण में भी अधिक तीव्रता या भाव प्रवणता हमको दिखाई देती है। अब इनकी एकांकियों के विषय में आते हैं, तो ये थोड़ा सा बाद में आते हैं, पहले हम इनके रचना संसार पर एक बार नज़र डाल लेते हैं कि इनकी रचना संसार में सबसे पहले आते हैं उपन्यासों पर।
इन्होंने कई उपन्यास लिखे जिनमें गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, गर्म राख, सितारों के खेल आदि प्रमुख हैं। इनके कहानी संग्रह में 70 श्रेष्ठ कहानियाँ, जुदाई की शाम के गीत, काले साहब, पिंजरा और आड़, ये कहानी संग्रह काफ़ी प्रसिद्ध रहे। फिर इनका मूल कार्य क्षेत्र जिनके बारे में आज हम जानना है उसी के पास आते हैं। नाटकों पे इन्होंने काफ़ी नाटक लिखे, लेकिन उसमें से कुछ नाटकों का ही मैं यहाँ आपको हवाला दूंगा। वो है लौटता हुआ दिन, बड़े खिलाड़ी, जय पराजय, झलक, स्वर्ग की झलक और भंवर इत्यादि ये प्रमुख रहे। एकांकी संग्रह जो है इनके कई रहे, उनमें से मैं 3 का नाम लूँगा। अंधी गली, मुखड़ा बदल गया, चरवाहे इत्यादि इनकी प्रमुख एकांकी संग्रह रहे हैं। तो आज हम एकांकी संग्रहों में से हम देखेंगे कि क्या इन्होंने एकांकी संग्रहों में कौन कौन सी प्रमुख एकांकियाँ रही है, उन पे एक बार दृष्टि डाल लेते हैं, जो कि आपके शायद पुस्तक में कुछ दी गई हो सकती है, कुछ नहीं दी गई हो सकती। तो पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ पहली एकांकी थी, जो आगे पीछे तो मैं नहीं कहूँगा, नंबर 1। फिर चरवाहे, फिर कैसा साहब, कैसा आया, कैसा साहब, कैसा आया, ये एकांकी थी। मैमुना इनकी एकांकी थी। मस्केबाजी का स्वर्ग इनकी एकांकी रही। कस्बे का क्रिकेट भी इनकी एकांकी रही। और क्लब का उद्घाटन, सूखी डाली इनकी बहुत प्रमुख एकांकी रही है, जो कि पारिवारिक मुद्दों को लेकर लिखी गई और पाठ्यक्रम में भी कभी 10वीं 12वीं और आपके प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष या MA में रहती रही है। फिर अधिकार रक्षक, तूफान से पहले, लक्ष्मी का स्वागत, किसकी बात, पापी, 2 कैप्टन, नानक इस संसार में इत्यादि इत्यादि इनकी जो है एकांकियाँ रही। तो इस तरह से हमने देखा बहुत सी एकांकियाँ रही है। तो ये 3 एकांकी संग्रहों में हमको मिलती है अधिकांशतः। अब आते हैं इनका जो अगला है काव्य, कविताएं इन्होंने कितनी लिखी वो तो हम नहीं देखेंगे, लेकिन कुछ जो काव्य संग्रह है उन पर ध्यान देंगे। एक दिन आकाश ने कहा, पहला है ये काव्य संग्रह है। फिर प्रातः प्रदीप, ये भी इनका काव्य संग्रह है। दीप जलेगा, यह भी इनका काव्य संग्रह है। बरगद की बेटी, इसके अलावा उर्मियाँ और रिज पर, ये सारी इनकी काव्य रचनाएं हैं। संस्मरण भी इन्होंने लिखे। अब देखिए इन्होंने छोड़ा कुछ नहीं है। जैसे मंटो मेरा दुश्मन, पंजाब में जिनसे इनकी मुलाकात हुई थी, और फिल्मी जीवन की झलकियाँ, इन्होंने फिल्मों में भी काम किया था, तो वो इन्होंने संस्मरण के रूप में लिखा है। इसके अलावा कुछ आलोचनात्मक रचनाएं भी इन्होंने लिखी, जिसमें अन्वेषण की सहयात्रा और हिंदी कहानी एक अंतरंग परिचय, ये 2 मुख्य जो है आलोचनात्मक इनकी रचना रही है। इसके अलावा इन्होंने बाल साहित्य भी रचा। इतने गंभीर लेखक होते हुए भी इन्होंने बाल साहित्य रचा, जो कोई सोच नहीं सकता था, लेकिन उन्होंने रचा। और उस वक्त रचा जब बड़े लेखक, क्या छोटे छोटे लेखक भी बाल साहित्य रचने की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। तो अब ये तो इनका था रचना संसार। इसके फलस्वरूप इनको कुछ पुरस्कार भी मिले, जिनमें 1972 में मैं चर्चा पहले भी कर चुका हूँ, सोवियत लैंड पुरस्कार इनको मिला। इसके अलावा 1965 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा भी इनको अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका जितना कार्य था उस कार्य की तुलना में इनको बहुत कम ये पुरस्कार वगैरह मिले, लेकिन रचना इनकी बोलती है कि पुरस्कार चाहे मिले नहीं मिले, क्योंकि पुरस्कार कई बार पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर के या राजनीति से प्रेरित होकर के या गुटबाजी से प्रेरित होकर के सही आदमी को न दिए जाकर गलत लोगों को दिए जाते हैं। तो ये
एक अलग तरह के व्यक्ति थे जो कभी किसी के निकट नहीं रहे। इन्होंने अपना कार्य किया और इस तरह से कार्य करते करते सन 1996 में 19 जनवरी को आपका निधन हो गया। इसके अलावा कुछ सहायक ग्रंथ जो हैं वो भी हम इनके लेख सकते हैं। ज़्यादा अपनी कम पराई उपेंद्र नाथ अश्क, ये इनके बारे में लिखा गया है। और नाटककार अश्क जो नीला प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है वो भी इन पर लिखा गया है। ये हमने यहाँ तक थोड़ी सी जानकारी ले ली। अब हम वापस आते हैं, इनके बातों को आगे लेते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं हम ये उसको देखेंगे कि इन्होंने इसके अलावा स्टेज पर खुद काम किया और रेडियो पर इनकी एकांकियों का मंचन रहा। स्टेज पर भी इनकी एकांकियाँ खेली गई और रेडियो पर भी इनकी एकांकियों का मंचन किया गया, क्योंकि इनका दृष्टिकोण एकांकियाँ लिखते समय रंगमंचीय ही रहा। तो इन्होंने ऐसी एकांकियाँ लिखी जो रंगमंच पर बड़ी आसानी से मंचित की जा सकती हो। इनके एकांकियों में, इनकी रचनाओं में, हम यहाँ एकांकियों की चर्चा कर लेते हैं। तो इनकी एकांकियों में शिल्प का परिमार्जित रूप हमको देखने को मिलता है। शिल्प एकांकी की दृष्टि से आप मानिए और भी है, साहित्य के और भी बहुत से जो हैं मानक बने हुए हैं, उन मानकों पर जो है इनका शिल्प जो है खरा उतरता है। इसके अलावा इनकी एकांकियों में जो है व्यंग्य और हास्य काफ़ी मात्रा में मिलता है और वो इनकी रचनाओं को, और किस तरह की रचनाओं को, यथार्थवादी रचनाओं को, क्योंकि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि ये यथार्थवाद की तरफ झुके हुए थे पाश्चात्य निबंधकारों के या साहित्यकारों के प्रभाव से। लेकिन हास्य और व्यंग ने इनके यथार्थवाद को जीवंत बना दिया। अक्सर यथार्थवाद बोरियत पैदा करता है, दिल को कचोटता है, लेकिन व्यंग्य के प्रयोग से, हास्य के प्रयोग से इनका ये जो साहित्य था जीवंत बना रहा। और जो चरवाहे नामक इनका जो एकांकी रही, उसने इस विधा में नए प्रयोग किए और इसके साथ साथ इसमें क्या हुआ, शीर्षक जो है वो सांकेतिक है चरवाहे, और जो एक सूक्ष्म अभिव्यक्ति मन की होती है उसको स्पष्ट करने में सफल रहा है। और देवताओं की छाया नामक इनकी जो एकांकी रही, उसमें जीवन में आने वाले जो संघर्ष होते हैं और जो द्वंद्व होते हैं, उन संघर्षों के फलस्वरूप उन संघर्षों को भी मूर्त रूप प्रदान करता है। कौन सी एकांकी? देवताओं की छाया में। इसके साथ साथ इन्होंने अपनी एकांकियों के माध्यम से जो शोषित वर्ग रहा, उनकी वेदनाओं को प्रकट किया कि वो कितने कष्टों में जी रहे हैं। इसके अलावा उस समय जो समाज में एक वर्ग भेद फैला हुआ था, बहुत ज़बरदस्त, आज भी है लेकिन उस समय थोड़ा सा अधिक था, आज थोड़ा अलग किस्म का है। वो वर्ग भेद भी उन्होंने उसका विरोध किया, उसको सामने लाए और दूर करने का प्रयास किया, जिसमें कि छुआछूत भी एक मायने रखने वाली बात होती है। और उनके इस तरह के भेदभाव के कारण एक वर्ग वैषम्य पैदा हो गया था, उसकी पीड़ा को भी इन्होंने एक सशक्त अभिव्यक्ति दी। हम कह सकते हैं कि श्री अश्क जी का जो साहित्य है, जो एकांकियाँ हैं, वह सभी दृष्टियों से परिपक्व है और अभिनय कला के गुणों से परिपूर्ण है। इसी के साथ हम आज की अपने इस बातचीत को विराम देते हैं। कल हम साहब को जुकाम है इस एकांकी के बारे में संक्षेप में जानेंगे कि इस एकांकी में लेखक क्या कहना चाहता है, और उसके बाद हम विस्तार से कदम दर कदम इस एकांकी का अध्ययन करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।